का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत का समावेशी विकास। सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि विकास तब समावेशी होता है जब यह रोजगार सृजित करता है। आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि चालू वित्त वर्ष में रोजगार के स्तर में वृद्धि हुई है। आवधिक समबल सर्वेक्षण PLFS से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 9.8% से घटकर एक वर्ष बाद सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में 7.2% हो गई। इसके साथ साथ समबल भागीदारी दर LFPR में भी सुधार हुआ। यह वित्त वर्ष 2023 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के महामारी से प्रेरित मंदी से उभरने की पुष्टि करता है। वित्त वर्ष 2021 में सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की घोषणा की। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाने में सफल रही। फिर इसमें सिबल की एक हालिया रिपोर्ट ECLGS अंतर्दृष्टि अगस्त 2022 ने दिखाया कि इस योजना ने MSME को कोविड झटके का सामना करने में मदद की है, जिसमें 83% उधारकर्ताओं ने ECLGS का सूक्ष्म उद्यमों के रूप में लाभ उठाया। इन सूक्ष्म इकाइयों में आधे से अधिक का समग्र जोखिम 10 लाख रुपए से कम था। सिविल डेटा से भी यह पता चलता है कि ECLGS उधारकर्ताओं की गैर निष्पादित परिसंपत्ति दरें उन उद्यमों की तुलना में कम थी जो ECLGS के लिए पात्र थे, लेकिन इसका लाभ नहीं उठाया। वित्त वर्ष 2021 में गिरावट के बाद MSME द्वारा भुगतान किया गया GST तब से बढ़ रहा है और अब वित्तीय वर्ष 2020 के पूर्व महामारी स्तर को पार कर गया है, जो छोटे व्यवसायों की वित्तीय सशक्त और MSME के लिए लक्षित सरकार के उपायों की प्रभावशीलता को दर्शाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत सरकार द्वारा लागू की गई योजना किसी भी अन्य श्रेणी की तुलना में व्यक्तिगत भूमि पर काम के संबंध में तेजी से अधिक संपत्ति का सृजन कर रही है। इसमें आएगा सृजन कर रही है। यह ग्रामीण आबादी के आधे हिस्से को कवर करने वाले परिवारों के लिए लाभकारी PM किसान जैसी योजनाएं और PM गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश में गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जुलाई 2022 की UNDP रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हाल ही में मुद्रास्फीति के उपकरण में अच्छे लक्षित समर्थन के कारण गरीबी पर कम प्रभाव पड़ेगा। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS वित्तीय वर्ष 2016 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 में ग्रामीण कल्याण संकेतकों में सुधार को दर्शाता है, जिसमें लिंग, प्रजनन दर, घरेलू सुविधाओं और महिला सशक्तिकरण जैसे पहलुओं को कवर किया गया है। अब तक भारत ने अपने आर्थिक लचीलेपन में देश के विश्वास को मजबूत किया। अर्थव्यवस्था ने इस प्रक्रिया में विकास की गति को खोए बिना रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण हुई बाहरी असंतुलन को कम करने की चुनौती का सामना किया। विदेशी
पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई निकासी से प्रभावित हुए बगैर चालू वर्ष 2022 में भारत के शेयर बाजारों में सकारात्मक वापसी हुई है। कई उन्नत देशों और क्षेत्रों की तुलना में भारत की मुद्रास्फीति दर अपनी लक्षित सीमा से बहुत अधिक नहीं बढ़ी है। क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बाजार विनिमय दरों में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगभग 6 चुनौतियों का सामना है। कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के कारण रुकावट आई, रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रतिकूल प्रभाव के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला मुख्य रूप से खाद्य, ईंधन तथा उर्वरक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है और महंगाई को रोकने के लिए फेडरल रिजर्व की दरों में वृद्धि के कारण विनिमय देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने समस्या उत्पन्न हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर में उछाल आया है और सकल आयात अर्थव्यवस्थाओं में चालू खाता घाटा बढ़ा है। वैश्विक गतिरोध की संभावनाओं का सामना करते हुए राष्ट्रों ने अपनी संबंधित आर्थिक स्थिति की रक्षा करने के लिए मजबूरी महसूस की। सीमा पार व्यापार धीमा कर दिया जिसने विकास के लिए चुनौती पेश की है। शुरुआत से 5वीं चुनौती बड़ी रही थी क्योंकि चीन ने अपनी नीतियों से प्रेरित काफ़ी मंदी का अनुभव किया। विकास के लिए 6ठी मध्यम अवधि की चुनौती महामारी के आने के डर से शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों के नुकसान के रूप में देखी गई। सर्वेक्षण में बताया गया कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत ने भी इन असाधारण चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इसने इनका बेहतर तरीके से सामना किया। फिर इसमें है संघर्ष के कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और गेहूं जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसने मुद्रास्फीति के दबावों को बढ़ाया, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार शुरू हो गया, जो 2020 में उत्पादन संकुचन को सीमित करने के लिए 7 बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन और अति समायोजन कार्य मौद्रिक नीतियों से समर्थित था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं AE में मुद्रास्फीति उन्नत अर्थव्यवस्था AE में मुद्रास्फीति जो अधिकांश वैश्विक राजकोषीय विस्तार और मौद्रिक सहजता के लिए जिम्मेदार है, ने ऐतिहासिक ऊंचाइयों को पार कर लिया। बढ़ती कमोडिटी की कीमतों ने उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं EME में भी उच्च मुद्रास्फीति को जन्म दिया, जो अन्यथा 2020 में आउटपुट संकुचन को संबोधित करने के लिए अपनी सरकारों द्वारा अंशांकित राजकोषीय प्रोत्साहन के आधार पर निम्न मुद्रास्फीति क्षेत्र में थे। मुद्रास्फीति और मौद्रिक तंगी ने सभी अर्थव्यवस्था में बॉन्ड प्रतिफल को सख्त कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्था से इक्विटी पूंजी का बहिर्भाव अमेरिका के पारंपरिक रूप से सुरक्षित आश्रय बाजार में हो गया। पूंजी के पलायन ने बाद में अन्य मुद्राओं के प्रति अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया। जनवरी और सितंबर 2022 के बीच अमेरिकी डॉलर सूचकांक 16.1% मजबूत हुआ। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, जो वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2021 में GDP का 9.2% तक पहुंच गया था, वैश्विक महामारी के दौरान वित्तीय वर्ष 2022 में घटकर GDP के 6.7% तक हो गया और अगले वित्तीय वर्ष 2023 में GDP के 6.4% तक पहुंचने का अनुमान है।
पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बजट में किए गए प्रमुख सुधार। केंद्र सरकार ने सीमा से अधिक के व्यय को सीमा से नीचे लाकर अपने वित्त विवरणियों को और खातों की पारदर्शिता में सुधार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। केंद्र सरकार की अतिरिक्त बजटीय उधारी को वित्तीय वर्ष 2020 में 1.48 लाख करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2021 में रुपये 1.21 लाख करोड़ से घटाकर वित्तीय वर्ष 2022 में 750 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया गया। फिर इसमें है बजट में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का अनुमान नहीं लगाया गया था। फिर इसमें आएगा वित्तीय वर्ष 2018 के बजट में सरकारी व्यय के योजनागत और गैर योजनागत वर्गीकरण को बंद कर दिया गया। फिर इसमें आएगा इस सुधार ने सरकारी व्यय के राजस्व और पूंजी वर्गीकरण पर अधिक बल दिया। वर्षों से एक व्यापक समझ यह रही है कि योजनागत व्यय अच्छे थे और गैर योजनागत व्यय खराब थे, जिसके परिणाम स्वरूप बजटीय आवंटन में कमी आई और इस सुधार ने प्रभावी नियोजन और बजट में संसाधनों के आवंटन को सक्षम किया। वित्तीय वर्ष 2018 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया। इस सुधार ने सरकार की इसमें आएगा वित्तीय वर्ष 2018 से रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था। इस सुधार ने सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र तस्वीर प्रस्तुत की। इस पहल में राजमार्गों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच मल्टीपल परिवहन योजना को सुगम बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिसे गति शक्ति के माध्यम से के बाद के वर्षों में मजबूत किया गया। इस सुधार ने रेलवे और केंद्र सरकार दोनों के लिए संसाधनों की दक्षता बढ़ाने में मदद की, जबकि इस विलय ने रेलवे को सरकारी राजस्व को लाभांश का भुगतान करने से छूट दी है। तथापि यह संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय को मध्य वर्ष की समीक्षा में अधिक अवसर प्रदान करता है। बजट की तारीख को वित्तीय वर्ष 2018 के बजट से 1 फरवरी कर दिया गया था। बजट को 1 महीने पहले प्रस्तुत करने से बजट चक्र के जल्द पूरा होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसने मंत्रालय को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से योजनाओं की बेहतर सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाया है।